जरा सोचिए, एक ऐसा महान योद्धा राजा जिसने अपने सबसे बड़े और खतरनाक दुश्मन को मैदान जंग में एक या दो बार नहीं बल्कि कई बार धूल चटाई हो, वो अपना पूरा का पूरा साम्राज्य केवल एक ही सुबह में कैसे खो सकता है। कमाल की बात है ना। आज की इस चर्चा में हम सिर्फ तलवारों की खनक की बात नहीं करने वाले हैं, बल्कि उस दौर की बात करेंगे जब भारतीय उपमहाद्वीप की राजनीति हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। तो सवाल वही है कि एक ही भोर में, एक ही सुबह में इतना विशाल साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह कैसे ढह जाता है। इस विश्लेषण में हम सम्राट पृथ्वीराज चौहान के जीवन, उनके उस बेहद दुखद अंत की बारीकियों को समझेंगे। और हाँ, जो ऐतिहासिक तथ्य हैं और जो मशहूर लोक कथाएं हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, उन दोनों को बिल्कुल अलग अलग करके देखेंगे। तो चलिए शौर्य, कूटनीति और धोखे के इस सफर पर साथ चलते हैं। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। 1166 में पृथ्वीराज तृतीय का जन्म होता है, लेकिन भाग्य का पहिया देखिए। 1177 में जब वो महज 11 साल के थे, उनके पिता सोमेश्वर चौहान का निधन हो गया। इतनी छोटी सी उम्र, उस नाजुक मोड़ पर उनकी माता रानी कर्पूरी देवी ने राजसत्ता की बागडोर संभाली और एक जरूरी स्थिरता दी। और फिर 1180 आते आते, यानी केवल 14 वर्ष की उम्र में, सोचिए, महज 14 साल की उम्र में उन्होंने अपने साम्राज्य का पूरा नियंत्रण अपने हाथों में ले लिया था। बचपन से ही उनकी प्रतिभा सच में असाधारण थी। मतलब आपने शब्दभेदी बाण के बारे में तो सुना ही होगा ना। बिना देखे केवल आवाज सुनकर बिल्कुल सटीक निशाना लगाना, इस कला में उन्हें महारत हासिल थी। इसके अलावा वो सिर्फ एक कुशल योद्धा ही नहीं थे, बल्कि गणित, चिकित्सा और दर्शन शास्त्र जैसे विषयों के गहरे जानकार थे। कई भाषाओं पर उनकी पकड़ थी। और निडरता का तो ये आलम था कि युवावस्था में एक बार उन्होंने बिना किसी हथियार के अपने खाली हाथों से एक शेर को मार गिराया था। बिल्कुल अविश्वसनीय। अब सत्ता तो मिल गई, लेकिन 12वीं सदी का वो सामंती ढांचा बहुत डगमगाया हुआ था। इस युवा राजा ने इसे बहुत तेजी से स्थिर किया। कैसे? सबसे पहले उन्होंने गुरुपुरा में नागार्जुन के विद्रोह को पूरी तरह कुचल दिया। उसके बाद व्यापारिक रास्तों को सुरक्षित करने के लिए भदानकों को हराया। और फिर उठाया सबसे रणनीतिक कदम, दिल्ली को अपनी दूसरी राजधानी बनाना। इन सटीक अभियानों ने उन्हें उस समय का सबसे शक्तिशाली भारतीय शासक बना दिया। लेकिन देखिए, साम्राज्य का इतना बड़ा विस्तार कोई बिना कीमत चुकाए तो होता नहीं। महोबा का वो खूनी युद्ध इसी का एक बड़ा उदाहरण है। चंदेल राजा के खिलाफ हुए इस युद्ध में पृथ्वीराज की सेना को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ा था। और इसकी वजह थी चंदेलों के महान सेनापति आल्हा और उदल। उनकी अद्भुत और अविश्वसनीय वीरता इतिहास में आज भी अमर है। उन्होंने अपनी अंतिम सांस तक चौहानों की सेना को ऐसी कड़ी टक्कर दी थी जिसे शायद ही कोई भुला सके। तो अब आते हैं प्रेम, प्रतिद्वंद्विता और फूट पर। उस समय की भारत की आंतरिक राजनीति ही वो दीमक थी जिसने विदेशी आक्रमणों के लिए दरवाजे खोल दिए। इसे ऐसे समझिए, एक तरफ हैं पृथ्वीराज चौहान जो अपनी विस्तारवादी नीति पर चल रहे हैं और सबसे रणनीतिक जगह यानी दिल्ली पर उनका कंट्रोल है। और ठीक उनके सामने खड़े हैं कन्नौज के राजा जयचंद, जो दिल्ली पर अपना पैतृक अधिकार जताते हैं। इन दो सबसे ताकतवर शासकों के बीच की ये दुश्मनी इतनी कड़वी थी ना कि बाहरी खतरों के खिलाफ कभी कोई एक मजबूत, एकजुट मोर्चा बन ही नहीं पाया। और इसी दुश्मनी के बीच जन्म लेती है वो मशहूर लोक कथा जो आपने जरूर सुनी होगी। जयचंद की बेटी संयोगिता पृथ्वीराज की वीरता के किस्सों पर बिल्कुल मोहित थीं। उधर जयचंद ने पृथ्वीराज को अपमानित करने के लिए एक स्वयंवर रचा। उन्हें बुलाया तक नहीं, बल्कि उनकी एक मूर्ति को द्वारपाल की जगह खड़ा कर दिया। लेकिन संयोगिता ने उसी मूर्ति के गले में माला डाल दी और फिर पृथ्वीराज वहां आए और भरे दरबार से संयोगिता को अपने साथ दिल्ली ले गए। अब देखिए, इतिहासकार भले ही इस घटना की प्रामाणिकता पर बहस करते रहें, लेकिन ये कहानी उस भयंकर राजनीतिक नफरत को बिल्कुल सटीक रूप से दर्शाती है जो उस समय दोनों गुटों के बीच सुलग रही थी। अब बात करते हैं तराइन के प्रथम युद्ध की। अब जब यहाँ के शासक आपस में ही उलझे हुए थे, तब पश्चिम से मोहम्मद गोरी का खतरा मंडराने लगा। और गोरी सिर्फ लूटपाट नहीं, बल्कि स्थायी कब्जा चाहता था। अब इन दोनों की युद्ध शैलियों में जमीन आसमान का फर्क था। एक तरफ राजपूत सेना थी जो आमने सामने की सीधी लड़ाई लड़ती थी, हाथियों का इस्तेमाल करती थी और युद्ध के सख्त आदर्शों का पालन करती थी। दूसरी तरफ थी घुरिद सेना जो बहुत तेज थी। उनके पास घुड़सवार तीरंदाज थे और वो हिट एंड रन यानी मारो और भागो जैसी धोखेबाज रणनीतियों पर काम करते थे। साल आता है 1191, तराइन का प्रथम युद्ध,
जब ये दोनों विशाल सेनाएं आमने सामने आईं, तो पृथ्वीराज की सेना के सीधे और जोरदार हमले ने गोरी की सेना के पूरी तरह से छक्के छुड़ा दिए। राजपूतों के हाथियों ने दुश्मन की पंक्तियों को बुरी तरह कुचल कर रख दिया। मोहम्मद गोरी खुद इस युद्ध में इतना गंभीर रूप से घायल हुआ कि उसे मैदान छोड़कर अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक भूल हुई। इस कॉन्सेप्ट को समझिए, पृथ्वीराज सिंड्रोम, भागते हुए दुश्मन पर पीछे से वार ना करना, राजपूतों की युद्ध नैतिकता थी। लेकिन आधुनिक इतिहासकार इसे दया दिखाने की वो आदत मानते हैं जो एक पराजित दुश्मन को ठीक होने और पलटकर वापस हमला करने का मौका दे देती है। घायल घोरी को भागने देना, उसे जीवित छोड़ देना, एक ऐसी घातक गलती साबित हुई जिसकी बहुत बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। और वो कीमत क्या थी, वो हम देखेंगे द्वितीय तराइन में हुए छल में। ठीक 1 साल बाद 1192 में मोहम्मद गौरी वापस लौटा, लेकिन इस बार वो सीधी लड़ाई नहीं लड़ रहा था। उसका सबसे बड़ा हथियार था छल। गौरी ने पृथ्वीराज के पास शांति समझौते की बातचीत का एक झूठा संदेश भेजा। इस चाल में फंसकर राजपूत सेना ने अपनी सतर्कता थोड़ी कम कर दी और वो निश्चिंत हो गए। और फिर अगली सुबह, जब राजपूत सैनिक अपने दैनिक कार्यों में व्यस्त थे, बिल्कुल असंगठित थे, गोरी की सेना ने भोर में अचानक हमला कर दिया। लगातार हिट एंड रन रणनीति ने चौहान सेना को इतना थका दिया कि वे इस अचानक हुए धोखे का डट कर मुकाबला ही नहीं कर पाए। और बस एक ही सुबह में सब कुछ बदल गया। 1192 की इस ऐतिहासिक हार ने भारत के भविष्य की पूरी दिशा ही पलट कर रख दी। सम्राट पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया गया। दोस्तों, ये केवल एक राजा की हार नहीं थी। इसी एक हार ने भारत में सदियों तक चलने वाले मुस्लिम शासन का रास्ता खोल दिया था। अब आते हैं किंवदंती बनाम सत्य पर। देखिए, एक नायक की कहानी केवल उसकी हार पर खत्म नहीं होती है। जहां ऐतिहासिक तथ्य मौन हो जाते हैं, वहां पृथ्वीराज रासो जैसे महाकाव्य की सांस्कृतिक किंवदंती शुरू होती है। इसके अनुसार बंदी बनाने के बाद गोरी पृथ्वीराज को अपने साथ गजनी ले गया। वहां उन्हें भयंकर यातनाएं दी गईं, गरम सलाखों से उनकी आंखें फोड़ दी गईं। लेकिन अंधे होने के बावजूद उस सम्राट का हौसला और उनका सम्मान बिल्कुल अडिग रहा। उन्होंने गोरी के सामने अपना सिर झुकाने से साफ इनकार कर दिया। 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। ये पंक्तियां इतिहास से कहीं ज्यादा हमारी भावनाओं में जीवित हैं। कवि चंद्रबरदाई ने इसी दोहे के जरिए अंधे सम्राट को गोरी की सटीक स्थिति का अंदाजा दिया था और कहते हैं कि इसी दिशा निर्देश को सुनकर पृथ्वीराज ने अपने उसी शब्दभेदी बाण से सीधे सुल्तान के सीने को छलनी कर दिया था। ये बदला लेने का एक बेहद नाटकीय और रोंगटे खड़े कर देने वाला प्रसंग है। हालांकि अगर हम निष्पक्ष रूप से इस टेबल को देखें तो लोककथा और ऐतिहासिक साक्ष्यों के बीच का बड़ा अंतर साफ नजर आता है। रासो के अनुसार पृथ्वीराज ने गोरी को मारा और फिर अपनी जान ले ली, लेकिन ऐतिहासिक प्रमाण ये बताते हैं कि पृथ्वीराज चौहान की मृत्यु 1192 में ही अजमेर के आसपास हो गई थी, जबकि मोहम्मद गोरी 1206 तक जीवित रहा और उसकी हत्या बहुत बाद में हुई। अब हम यहाँ किसी एक पक्ष को सही या गलत नहीं ठहरा रहे हैं। हम बस ये देख रहे हैं कि इतिहास की तारीखें और लोक कथाएं कैसे अपना अलग अलग रास्ता तय करती हैं। अंततः इस युद्ध के बाद की राजनीतिक उथल-पुथल बहुत तेज थी। मोहम्मद गोरी के सेनापति कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली पर पूरी तरह कब्जा कर लिया, जिसके नाम पर आप आज कुतुब मीनार देखते हैं। एक छोटे से विद्रोह के बाद अजमेर, जो कभी राजपूतों की शान हुआ करता था, उसे भी जीतकर साम्राज्य में मिला लिया गया और इसी घटनाक्रम के साथ भारत में दिल्ली सल्तनत की औपचारिक स्थापना हो गई। अंत में हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है, क्या किसी नायक की विरासत केवल उसकी ऐतिहासिक जीत और हार के क्लिनिकल रिकॉर्ड में ही मापी जा सकती है, या फिर उस अदम्य साहस और सम्मान की अमर किंवदंतियों में जो पीढ़ियों को लगातार प्रेरित करती रहती हैं? ऐतिहासिक तारीखें जो भी हों, सच तो ये है कि सम्राट पृथ्वीराज चौहान की शौर्य गाथा है आज भी हमारे राष्ट्रीय गौरव का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। इसी विचार के साथ हम आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। जरा सोचिएगा इस बारे में, ये वाकई एक बहुत गहरा